तो चैप्टर का नाम है हम लोग का, ठीक है, अम्ल, क्या, क्षार और लवण, ठीक है। एसिड साफ दिख रहा है बच्चों, सार, बेस एंड साल्ट, ठीक है ना। चैप्टर क्या है हम लोग का, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है, तो पहले जो है कुछ बच्चे ऐसे मतलब इसका परिभाषा देते थे कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बता दूं कि ये अम्ल की परिभाषा नहीं है, ये अम्ल की प्रॉपर्टीज है, यानी उसका गुण है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। बेसिकली जो अम्ल की परिभाषा है वो इस प्रकार दी जा सकती है कि देखिए आर्हेनियस के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति में H+ आयन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, अम्ल, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति में, क्या है, उपस्थिति में H+ आयन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति में H+ आयन जो है प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे देखिए HCl क्या है, दूसरा H2SO4, तीसरा HNO3, चौथा क्या हो जाएगा CH3COOH, चौथा भी लिख सकते हैं H2CO3, ठीक है। ये सभी अम्ल हैं, ठीक है। ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सबको लिख देते हैं हम, देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है, एसिटिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल, क्या है, कार्बोनिक अम्ल। तो इतने सारे अम्ल के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अम्ल तो ऐसे बहुत सारा होता है, ठीक है, लेकिन इस अध्याय में हम लोग इतने अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अम्ल बहुत सारी अम्ल होते हैं, ठीक है। जैसे नींबू में एसिड पाया जाता है, ठीक है, इमली में भी एसिड पाया जाता है, बहुत सारे जीव जंतु उनमें एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। एसिड बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो यही है, ठीक है। इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, यही सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए, सब में कॉमन क्या दिख रहा है आप लोग को, हाइड्रोजन, ठीक है ना। समझ में आई बात। अम्ल का जब अपघटन कराया जाएगा तो इसमें H+ आयन प्रदर्शित होगा, और क्षार में क्या होता है कि OH आयन प्रदर्शित होता है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, तो अम्ल की परिभाषा हो गया और अम्ल कितने प्रकार के हो गए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, अम्ल का गुण, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड, ठीक है, यानी अम्लों के गुणधर्म या गुण, अम्लों के गुणधर्म, ठीक। देखिए कौन कौन से गुणधर्म होते हैं।
सबसे पहली चीज की देखिए, ये स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है ना। बहुत लोग इसी चीज को पहले परिभाषा में बोल देते थे, लेकिन ये प्रॉपर्टीज है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये ज्वलनशील होते हैं, ठीक है ना। अगर त्वचा पे पड़ जाए या कहीं पर भी तो ये क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है ना। इनमें जलनशीलता होती है। जलन का मतलब अगर इसमें आग लगाएंगे तो जलेगा, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं। और कुछ तो स्किन को भी डैमेज कर देते हैं। कुछ अम्ल होते हैं जो मतलब फ्लेमेबल होते हैं, यानी उनमें आग लग सकती है। कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी त्वचा को जला सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्वलनशील होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, ठीक है। दूसरा, ये संक्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। संक्षारीय प्रकृति का मतलब होता है कि अगर ये धातु पर पड़ते हैं, ठीक है, तो उनको नष्ट कर देते हैं, गला देते हैं, ठीक है। तो संक्षारीय प्रकृति के होते हैं, संक्षारीय होते हैं, ठीक है। और ये नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल कर देते हैं, ठीक है ना। अगर हमें पता करना लिटमस पेपर द्वारा कि यह अम्ल है कि क्षार है, तो लिटमस पेपर लेंगे, कौन से कलर का, नीले कलर का, और एसिड में जब डुबाएंगे तो उस लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, हाँ, रेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो इतना सारा पढ़ने के लिए बहुत काफी है, ठीक है। और चीजें भी होती हैं। तो इतना समझ में आ गया कि ये अम्ल के क्या है, गुण है। और कौन से गुण हैं, इसको लिख लेने, यहाँ पे लिख लीजिएगा। भौतिक गुण है, कौन से, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या है, प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण है, जिसको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना, वो भौतिक गुण होता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अम्लों के रासायनिक गुण, ठीक है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, ठीक है। अब देखिए रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे यह अम्ल जो है वो किसी एलिमेंट के साथ, किसी तत्व के साथ, ठीक है ना, किसी अणु के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखिए सबसे पहले लिखते हैं जैसे धातु से क्रिया, ठीक है। अम्ल की जो है, अम्ल की धातु से क्या है, क्रिया, धातु से क्रिया। अब अम्ल जो है धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, ठीक है ना। चलिए तो अम्ल, इसमें से हम कोई भी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना अम्ल, ठीक है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, ये कुछ 3 अम्ल लिख दे रहे हैं। इनसे क्रिया करा के देखेंगे, ठीक है, क्या बनता है। तो जब अम्ल धातु से क्रिया करेगा, यानी HCl प्लस कोई भी धातु, जैसे धातु में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी धातु ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए
तो धातु से क्रिया कराते हैं, सोडियम से कराते हैं। देखिए सोडियम का, चलिए तो यानी ए, ठीक है। तो क्लोरीन का चार्ज माइनस होता है, हाइड्रोजन का चार्ज कितना होता है, प्लस होता है। तो सोडियम भी प्लस चार्ज वाला धातु है, तो किसको प्रतिस्थापित करेगा, हाइड्रोजन को, ठीक है ना। क्लोरीन को नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ठीक है। उससे ज्यादा क्रियाशील सोडियम नहीं है, इसलिए किसको प्रतिस्थापित करेगा, हाइड्रोजन को। तो यहां पे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड प्लस H, यानी हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से कि जब अम्ल क्या है, जब अम्ल धातु से क्रिया करता है, किससे, धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन विस्थापित करता है। अगर यह लाइन याद रहेगी तो आप रिएक्शन नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण बनाता है और क्या है, हाइड्रोजन विस्थापित करता है ना, हाइड्रोजन विस्थापित होता है, हाइड्रोजन विस्थापित होता है। अब आपको बस इतना याद रहे कि क्या बनता है, साल्ट बनता है और हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो कोई भी धातु लीजिए या कोई भी अम्ल लीजिए, आप आसानी से बना लेंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिए, माइनस वाले को क्या करते हैं, ऋण आयन, और प्लस वाले को क्या कहते हैं, धन आयन, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं एनायन, इसको कहते हैं केटायन, या धन मूलक या ऋण मूलक भी कह सकते हैं आप लोग। ऋण मूलक हमेशा पीछे जुड़ा होता है, ध्यान रहे, ऋण मूलक जो होता है वो हमेशा पीछे जुड़ा होता है और धन मूलक हमेशा आगे जुड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे मतलब गलती कर देते हैं, ठीक है, कि ऋण मूलक को पहले लिख देते हैं, धन मूलक को बाद में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए कि HCl है तो ClH, ठीक है। अब ये ना तो कोई यौगिक है, ना तो हम इसको कुछ पढ़ेंगे, ना इसको कुछ नाम दे सकते हैं, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। चलिए एक आध और एग्जांपल सेट करते हैं, जैसे सल्फ्यूर, चलिए HNO3 ले लेते हैं, HNO3 प्लस पोटेशियम। अब ध्यान रहे, पिछले अध्याय में आप लोग पढ़े हैं ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है ना, ऑक्सीकरण संख्या। नाइट्रेट पर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, कितना होता है, -1 होता है। और पोटेशियम पर चार्ज कितना होता है, +2। वैसे तो यहाँ पे अकेले है तो चार्ज 0 होगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पोटेशियम की जो संयोजकता होती है, इन द लास्ट ऑर्बिटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 1, यानी हम कह सकते हैं कि पोटेशियम के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह उसी तत्व को जोड़ेगा, ठीक है, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। अब यह -1 दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यह स्टेबल होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो कौन देगा, पोटेशियम देगा। कोई भी आपस में यौगिक जब जुड़ता है, 2 परमाणु जुड़ करके एक यौगिक बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। जिसको कमी होती है वो अगले परमाणु से लेता है इलेक्ट्रॉन। तो उसी प्रकार जो है पोटेशियम के साथ कौन जुड़ेगा, नाइट्रेट। तो हम लिख सकते हैं KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, और इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन विस्थापित होगा। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो बस इतना लिख लीजिए कि हाइड्रोजन विस्थापित हो रहा है, तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दीजिए और बाकी जो बच रहा है उसको धातु के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है ना, एकदम सिंपल हो जाएगा। एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे H2SO4 प्लस जिंक या कुछ भी, कैल्शियम मैग्नीशियम कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए सल्फेट पर चार्ज कितना होता है, -2 होता है, और जिंक पर चार्ज कितना होता है, +2 होता है। तो एक जिंक के साथ सल्फेट जोड़ सकता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिए। इस प्रकार से यह धातु से क्रिया करता है। जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाँ, जब कोई अम्ल धातु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, हाँ, लवण बनाता है और हाइड्रोजन विस्थापित करता है। कोई दिक्कत अब, चलिए ठीक है आगे बढ़े।
चॉइस क्यों लगेगा? जैसे देखिए सल्फेट पर -2 चार्ज है और जिंक के पास +2 होता है। नहीं, वहां भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रेट पर जो है -1 चार्ज होता है और पोटेशियम पर +1, तो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेक्चर ऑन हो जाएगा। तुम सब लाइव कोचिंग वाले तुम पढ़ते हो, हैं गर्दा है तुम लोगों का। चलिए चलिए बच्चों, तो आगे चलते हैं हम लोग। तो धातु से क्रिया सबको समझ में आ गई होगी ना? कोई भी अम्ल जब धातु से क्रिया करता है तो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन विस्थापित करता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं धातु ऑक्साइड पे। किस पे? धातु ऑक्साइड, यानी किसी भी धातु के साथ अगर ऑक्सीजन लगा हो तो उसे क्या कहते हैं? धातु ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, तो देखिए अम्ल का धातु ऑक्साइड से क्रिया क्या है? अम्ल का धातु ऑक्साइड से क्रिया। धातु पे बड़ा हो रहता है, छोटा हो रहता है। वो तो कट जाएगा। चलिए बच्चों, तो अगली हेडिंग पे ध्यान देते हैं हम लोग। अम्ल का धातु ऑक्साइड से क्रिया, तो अम्ल वही HCl H2SO4, ठीक है, और HNO3, और धातु वही पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, बेरियम, बेरिलियम, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, बना सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो धातु ऑक्साइड से क्रिया देखते हैं। कोई अम्ल ले लेते हैं, HCl से शुरू करते हैं, प्लस धातु ऑक्साइड Na, क्या हो जाएगा? चलिए कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो आपको देखिए, पहले हम डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, इसको हटाते हैं, पहले डेफिनेशन लिख देते हैं और आसान हो जाएगा। ठीक है, जब अम्ल क्या है? जब अम्ल धातु ऑक्साइड से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण बनाता है, और जल बनाता है। क्या बनाता है? अब इतना याद रहे कि क्या बनता है? लवण बनता है और जल बनता है। इन दो शब्दों पे ध्यान दीजिए बस। ठीक है, अब HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड धातु हो गया, और ये ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना? किसी भी धातु के साथ ऑक्सीजन लगा तो धातु ऑक्साइड हो गया, तो क्या बनेगा? जल बना लीजिए। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो जल का सूत्र पता है ना, H2O बना लीजिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे हम बैलेंस कर देते हैं। कितना हो गया? 2 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन पूरा चला गया, यहाँ से एक ऑक्सीजन चला गया, बच गया क्या? कैल्शियम और क्लोरीन। तो कैल्शियम क्या है? केटायन है, यानी धन मूलक है, और क्लोरीन क्या है? ऋण मूलक है। यानी कैल्शियम के साथ किसको जोड़ेंगे? क्लोरीन को, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे 2 क्लोरीन बचा हुआ है, तो कैल्शियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता जो होती है, वैलेंसी, वो 2 होती है। ठीक है, तो इसलिए 2 क्लोरीन को जोड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, H2SO4 प्लस जिंक ऑक्साइड क्या है? तो फिर वही चीज, जल बनेगा। क्या बनेगा? परिभाषा पे ये जो शब्द हैं ये सब
कुछ भी नहीं आ रहा तो जल बना दो। बाकी सब देखिए, 2 हाइड्रोजन चला गया, 1 ऑक्सीजन चला गया, क्या बच गया? जिंक और सल्फेट। तो जिंक और सल्फेट को क्या करिए, आपस में जोड़ दीजिए। हो गया? आप लोग कोई एग्जांपल बोलिए। नाइट, चलिए HNO3 प्लस मैग्नीशियम के साथ, चलिए MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। देखिए सब में क्या बनेगा? जल बनेगा ना। तो कुछ भी नहीं पता है तो क्या कर देना है? जल लिख देना है, ठीक है, जल बना देना है। उसके बाद क्या बच गया? नाइट्रेट और मैग्नीशियम, ठीक है। तो 2 नाइट्रेट है ना, यानी 1 मैग्नीशियम बचा है, तो मैग्नीशियम के साथ क्या हो जाएगा? 2 नाइट्रेट, यानी NO3 का ट्वाइस। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम पर 2 चार्ज होता है, +2, और नाइट्रेट पर -1, इसलिए मैं नाइट्रेट के 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो लिख लीजिए। सबको समझ में आ गया होगा ना कि जब अम्ल धातु से क्रिया करता है तो लवण बनता है और जल बनता है, ठीक है। आप लोग घर से भी 2-4 रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाइएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।